बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम सीरीज़ में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर देखने जा रहे हैं विस्मृति। ये जो सिलेबस है ये सीटेट, एमपीटेट, वर्ग 3 सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर है और इस सीरीज़ में हम सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ेंगे, कंटेंट भी हिंदी में और मैं पढ़ाऊँगी भी आपको हिंदी में। तो डिस्कस करते हैं विस्मृति। शुरुआत करते हैं अर्थ एवं परिभाषा से। तो पहले हमने देखा था स्मृति, तो जो चीज़ें हम याद करें और हमें याद आ जाएं उसको तो हमने स्मृति कहा। वहीं अगर हम कोई पुरानी चीज़ें याद करने जाएं और याद ना आए तो उसी को हम क्या कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। तो जब हम किसी भी विषय वस्तु के अधिगम के पश्चात, मतलब उसे सीखने के पश्चात उसको एक समय अंतराल के बाद पुनः स्मरण करने की कोशिश करते हैं तो इसे विस्मृति अथवा विस्मरण कहा जाता है। मतलब अगर हमने सीख लिया उसके बाद हमने उसे याद करने की कोशिश करी जब हमें ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, हमें वो चीज़ याद ही नहीं आ रही, कुछ पॉइंट ही नहीं याद हो रहे। कभी कभी एग्ज़ाम्स में भी ऐसा होता है कि हमने पढ़ा तो सब रहता है लेकिन कोई सा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वो याद ही नहीं आता कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बस वही क्या है वही है हमारी विस्मृति। और इसमें कुछ परिभाषाएं थी, जैसे वॉरेन के अनुसार विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास है। धारणा में या ग्रहण की गई सामग्री के पुनः स्मरण में असफलता ही विस्मरण है। ये दो डेफिनेशंस थी जो विस्मृति के लिए थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिद्धांत। तो इसके कुछ हैं 4 सिद्धांत। सबसे पहला है अनुप्रयोग या क्षय सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे विस्मृति आती जाती है। अगर हम पढ़ी गई चीज़ या जिसका हमने अधिगम कहा है उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे और वक्त ऐसे ही गुजरता जाएगा तो धीरे धीरे उस चीज़ों को हम भूल जाएंगे, उसका हमें विस्मरण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो चीज़ याद कर रहे हैं उसको समय समय अंतराल पर उन्हें पढ़ते रहें। अब यह एक प्राचीनतम सिद्धांत है, मतलब बहुत पहले से ये सिद्धांत चला रहा है कि जब व्यक्ति सीखे गए अधिगम का उपयोग समय अंतराल में नहीं करता तो वह उन अधिगमों को भूल जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है कि जब हम किसी विषय को अधिगम करते हैं तो उसके स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और यदि हम समय के साथ साथ यदि हम इनका प्रयोग नहीं करते तो ये विस्मृति चिन्ह क्या होते हैं, धीरे धीरे मिट जाते हैं और हम सारे जो विषय सामग्री हैं उसे भूलते जाते हैं। अब एक एविंगसास थे, 1865 की बात है। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला था कि जब हम किसी विषय सामग्री को याद करने के बाद उसका स्मरण लंबे समय तक नहीं करते तो उसे भूल जाते हैं और विस्मरण की मात्रा भी बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा समय लगेगा हमें उसे अगर हमने जितना ज़्यादा समय दिया पढ़ने के बाद उतने ही ज़्यादा समय के बढ़ने से विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। दूसरा सिद्धांत है हमारा संतनन समाकलन सिद्धांत। अब मूलर और पिल्जेकर ये 2 भाई साहब थे, इन्होंने अपना सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो कि इससे रिलेटेड था, विस्मृति से। इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारे अधिगम करने के प्रयास खत्म हो जाते हैं तब भी कुछ समय तक अधिगम द्वारा उत्पन्न स्थायी क्रिया चलती रहती हैं और सीखने की प्रक्रिया के बाद विश्राम की अवस्था में ये स्मृति चिन्ह जो हैं वो दृढ़ होने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी उसके बाद कुछ समय तक ये जो स्मृति चिन्ह है वो दृढ़ बनेंगे, प्रबल बनेंगे, लेकिन अधिगम के बाद जो चिन्ह है अगर आपके बहुत समय तक दृढ़ बने रहे तो उसे संतनन या विश्राम कहते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे समाकलन कहते हैं। अब जब हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह दृढ़ हो जाते हैं तो सीखी गई विधि का विस्मरण देर से होता है, लेकिन अगर हमने पढ़ा हुआ ढंग से नहीं पढ़ा या किसी वजह से हमने उसका रिवाइज नहीं किया तो तत्काल बाद स्मरण होने में बाधा पड़ती है जिससे विस्मरण शीघ्र होता है। मतलब
हम देखते हैं हमारे जीवन काल में भी कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, अगर कोई सा सब्जेक्ट हमें पसंद है, उसका कोई एक टॉपिक जो हमें बहुत पसंद है या हमें वो समझ में आ रहा है और हमने उसको बहुत बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो हमें देर तक याद रहता है। वहीं अगर हम उसी चैप्टर का कोई सा दूसरा टॉपिक ऐसा पढ़ रहे हैं कि उस वक्त हमारी मनस्थिति या तो अच्छी नहीं है या हमारा ध्यान कहीं और है, किसी न किसी वजह से हम उस सब जो टॉपिक पे ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे हम शीघ्र ही भूल जाते हैं, उसका विस्मरण शीघ्र ही हो जाता है। और इसी बात पर इन लोगों ने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार स्मृति चिन्हों की दृढ़ होने की प्रक्रिया अधिगम के कुछ समय बाद ही पूरी हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्मृति चिन्हों का दृढ़ होना विश्राम मिलने के बाद का समय भी है। अतः लंबी अवधि के पश्चात अंतर्वेशी अधिगम का प्रभाव मूल अधिगम पर नहीं पड़ना चाहिए। अब हमारा तीसरा सिद्धांत जो है वो है विस्मृति का व्यक्तीकरण सिद्धांत। अब एक हमारे वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकॉस, 1932 की बात है। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका मानना यह था कि यदि किसी सामग्री का अधिगम किया जाए तो उसका संचयन ज्यों का त्यों रहता है। उसके बाद अंतर्वेशी अधिगम होने पर उसका भी स्मृति में संचयन हो जाता है और ये दोनों संचय एक दूसरे को से स्वतंत्र होते हैं तथा एक दूसरे के बाधक भंडारण में नहीं होते और इसी को हम स्वतंत्रता परिकल्पना कहते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो मूल अधिगम का विस्मरण है, जो विस्मरण है इस कारण से नहीं होता कि हम अंतर्वेशी अधिगम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो स्मृति चिन्ह हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, बल्कि इसका कारण होता है कि प्रत्याहान के समय मूल अधिगम और अंतर्वेशी अधिगम की अनुक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा। मतलब अगर हम एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे तो शायद हम उसे भूल जाएं, लेकिन कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ें अगर क्रिएट करेंगे तो उस चीज़ को हम ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टूलविंग का संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत। टूलविंग ने संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत को विकसित विस्मरण की व्याख्या के लिए किया। टूलविंग के प्रयोग के अनुसार जब किसी उद्दीपक को प्रयोज्या के समक्ष प्रस्तुत किया जाता तो वह अपने ढंग से उस उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करके भंडारण के लिए कूट संकेतिक करता। अब इस प्रकार सूचनाओं का जो भंडार है वो कूट संकेतिक रूप में स्मृति में होता है। अब व्यक्ति के अनुभव की पृष्ठभूमि से यह कूट संकेतन जुड़ा होता है जो कुछ स्मृति में भंडारित है। अब इस सिद्धांत के अनुसार विस्मरण का मतलब वो ये नहीं लगा रहे कि सीखे गए अधिगम के स्मृति चिन्ह आवश्यक रूप से खत्म हो गए। विस्मरण का अर्थ यह है कि जो प्रस्तुत संदर्भ पुनरुद्धार के समय के हैं और जो अनुभव समय के संदर्भ हैं वे समान नहीं हैं। इनके समान न होने के कारण भंडारित अनुभव उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब प्रभावशाली ढंग से पुनः स्मरण उस समय होता है जब उद्दीपक संकेत के जो कूट संकेतन के समय पाए जाते हैं वो पुनरुद्धार के समय भी प्रस्तुत होते हैं। इस सिद्धांत को बताने के लिए उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। सबसे पहला है संदर्भात्यक संकेत परिवर्तन प्रभाव। संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत के आधार पर यह परिकल्पना की जा सकती है कि जो उद्दीपक संकेत विषय वस्तु का स्मरण करते समय प्रस्तुत थे, यदि वही उद्दीपक हम उन्हें फिर से दिखाएंगे तो समय परिवर्तन करके दूसरे प्रकार के संदर्भ संकेत प्रस्तुत कर दिए जाएं तो विस्मरण की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। वहीं उन्होंने दूसरा बताया है पुष्टोन्मुख व्यक्तीकरण पर पुनरुद्धार संकेत के प्रभाव। अब अंतर्वेशी अधिगम के कारण जो मूल अधिगम है उसका विस्मरण पृष्ठोन्मुख व्यक्तीकरण में होता है। इससे क्या स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि मूल अधिगम के बाद अंतर्वेशी अधिगम की मात्रा जितनी अधिक होगी विस्मरण भी उतना अधिक होगा। तीसरा उन्होंने बताया था प्रत्याहान एवं
प्रत्यभिज्ञा। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्यभिज्ञा प्रत्याहान की तुलना में अधिक सरल कार्य है। मनोवैज्ञानिक का भी यही मानना है कि सभी स्थितियों में प्रत्याहान की तुलना प्रत्यभिज्ञा अधिक होती है। दो प्रकार के कार्य व्यक्ति को प्रत्याहान की स्थिति में करने पड़ते हैं। पहला कि प्रत्याहान की सामग्री का स्मृति भंडार में पुनरुद्धार, और दूसरा कि यह तय करना कि सामग्री सही है या नहीं। तो ये था हमारा विस्मृति का कुछ पार्ट जो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।